हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं, दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। स्टेट जो है, स्टेट हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 12 में, लेकिन उससे पहले स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एज पर कोर्ट स्टैंडर्ड्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये परमानेंट नहीं है। दे कैन बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका मतलब ये है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। फोर्थ है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब होता है कि पीपल कैन मूव टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है गारंट। ये मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द ऑप्शन। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 12 बात करता है आर्टिकल 12 बात करता है आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट की। और आर्टिकल 13 जो हमें, ये जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 है, ये दोनों हमें एक साथ पढ़ने होंगे, तभी हमें समझ में आएगा इनका मीनिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 12 स्टेट की बात करता है और आर्टिकल 2 लॉ। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। द लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज वॉइड। अब इसमें इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें जो लॉज दिया है उसका क्या मतलब है। कि ये जो लॉज दिया हुआ है कि लॉ कंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट्स आर वाइड, इसमें लॉज का क्या मतलब है। लॉज का मतलब है कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉज, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कस्टम लॉज, ये जो भी कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो भी होगा गवर्नमेंट, अब उसमें तो जो ये जो लॉज होंगे इनको हम लॉज बोलेंगे। अब इसमें हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की बात करी। स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट, सेंटर की पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कोई भी लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, और कोई भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो कि इंडिया की टेरिटरी में हैं, वो भी स्टेट है। और कोई भी लोकल और कोई भी अथॉरिटी जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में हो या अंडर कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में हो गवर्नमेंट के, वो भी स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल मतलब अभी जो दिया हुआ ये ब्रॉड कैटेगरीज है। अभी हम आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रॉड कैटेगरीज की। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से। पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसमें कि कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राइट टू इक्वलिटीज़ में क्या क्या, इक्वलिटी में क्या क्या आता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात होती है राइट टू इक्वलिटी की। अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि है आर्टिकल 25 से लेकर 28। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि है आर्टिकल 29 और 30 में। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि है आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स और है जो कि हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
फिलहाल हम राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद है आर्टिकल 15 जो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स। वैसे मैं इसकी और डिटेल में इसको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है। पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल। उसके बाद है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद है आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राइट टू, ये जो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें क्या है, दो पार्ट है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, रूल ऑफ लॉ, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नो पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द सिटीजन्स टू सेम लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी को पनिशमेंट नहीं दोगे जिस सिवाय उसके कि जो उसने क्राइम किया है या जो उसने कानून तोड़ा है। और जितने भी हमारे देश के सिटीजन हैं उनको एक जैसा ट्रीट किया जाए। प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं इसमें क्या है, इसका और एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि जैसे अभी इसमें कह रहे हैं इक्वल सब्जेक्शन ऑफ सिटीजन्स, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है और गवर्नर है ऑफ द स्टेट, उनको कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक कि वो ऑफिस में हैं। कोई भी फॉरेन सॉवरेन, एम्बेसडर, डिप्लोमेट की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। आर्टिकल 31C बात करता है कि लॉ मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP अंडर 39B 39C इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। ठीक है, आर्टिकल 105 MLA एंड MPs आर नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफ देयर एक्शन इनसाइड। मतलब अगर MLA और MP लेजिस्लेशन में, यानी मतलब पार्लियामेंट में या स्टेट के लेजिस्लेचर में कोई ऐसी हरकत करते हैं या जो कोई भी हरकत करते हैं जो कि क्रिमिनल है आउटसाइड द कोर्ट, तो वो वहाँ पर क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 361A जो है वो नो पर्सन शैल बी लाइबल फॉर ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये सब इसके एक्सेप्शन है इन केसेस में, मतलब इक्वलिटी नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब जो सब बराबर है तो सब बराबर ट्रीट होने चाहिए। ये एक एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट है। रिजर्वेशन जो है आर जस्टिफाइड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 15 जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स। मतलब आप प्रोहिबिशन मतलब ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये इस रिलीजन का है तो ये हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ठीक है, अब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, मतलब और इसको नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रीजन शैल ग्राउंड ऑफ प्लेस ओवर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब ये है कि इन बेसिस पर किसी को रिस्ट्रिक्ट रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इसको एक और बार टू एक्सेस, अच्छा, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली फॉर रिलीजन, रेस को, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन जो है वो उसको शॉप में एक्सेस करने, पब्लिक रेस्टोरेंट पे, उनको इन जगहों पर जाने पर, शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट जाने पर आप रेस, कास्ट, सेक्स और रिलीजन के बेस पर उनको नहीं रोक सकते। या कोई कुआं है, टैंक है, या घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेस है, पब्लिक रिसोर्ट है, या जो कोई भी जो कि स्टेट फंड से है उस जिसको स्टेट का फंड मिलता हो उसमें जाने से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है, स्टेट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये है कि जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मतलब
सरकार जो है स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, जैसे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो गया, या फिर जैसे वुमेंस के लिए स्पेशल अभी फ़िलहाल रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें प्रोविज़न किए जा सकते हैं। सरकार ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है कि कोई भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी जो सिटीज़न है, आप उनको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और एम्प्लॉयमेंट में रोक सकते हैं। मतलब कि हम अगर जैसे कोई भी पर्सन है जो कि रिलीजन, जिसका रिलीजन आप उस पर्सन को अलग है, उस बेस पर, रेस, कास्ट, सेक्स पर उसके एम्प्लॉयमेंट लेने से नहीं रोक सकते, ठीक है। ऑल सिटीजन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब ये है कि जो सरकारी जो जॉब्स हैं अगर वो निकलती हैं तो उसमें हर सिटीज़न का बराबर का अधिकार है। लेकिन अब उसमें एक स्पेशल केस है, स्टेट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पीछे बात करी कि स्टेट जो है वो प्रोविज़न कर, मतलब स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है कि जिसके अंदर रिजर्वेशन दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है बैकवर्ड क्लासेस को। स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ देयर ऑफिशियल फ्रॉम सेम रिलीजन। मतलब ये है कि जैसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर जो लोग, मतलब उसमें जैसे कोई टॉप सुपीरियर, टॉप मतलब पोस्ट है उसके अंदर, उन पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पे स्टेट कोई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 17 जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी फॉर्म में अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको, ये एक फंडामेंटल राइट्स है, ही और शी कैन गो टू कोर्ट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट। वो अपने अधिकार के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं। इन अकॉर्डेंस अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि ये है कि स्टेट कोई टाइटल इम्पोज नहीं कर सकता सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के। और जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो कोई टाइटल एक्सेप्ट करें फॉरेन स्टेट मतलब कोई बाहरी स्टेट, मतलब अदर देन इंडिया, मतलब भारत को छोड़कर, कि जैसे वही पाकिस्तान हमारे इंडियंस को कोई टाइटल दे या कोई पोस्ट दे अपने देश में, तो वो सब भी अलाउड नहीं है, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंदर Indian government cannot accept any present emolument or office of any kind from any foreign state without the consent of, मतलब जो फॉरेन नेशनल है वो जो उन्होंने अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट, वो भी कोई ऐसा प्रेजेंट एमलमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ ये नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉरेन नेशनल होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर इंडियन गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल्स ओनली आफ्टर द कंसेंट, मतलब फॉरेन नेशनल जो कि है, तो वो यही पहले लिखा हुआ है ऊपर वाले में कि फॉरेन नेशनल फॉरेन टाइटल ले सकते हैं सिर्फ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, ठीक है। ये बात, ये सारे जो हमने पढ़ लिए ये हैं आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, मतलब राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने सारे देखा ये सब यहाँ तक, ये सब राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। अब हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम की तरफ। राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, अरे एक मिनट, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक अब हम देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 19 में जो है 6 राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस।
आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो हम अब बात करते हैं आर्टिकल 19, जिसमें कि ये 6 राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो पहला 1A 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हर सिटीजन को अधिकार है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने बिलीफ और अपने विचारों को। इसमें ये भी आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, साइलेंस, फ्रीडम अगेंस्ट बंद, राइट टू टेलीकास्ट एडवर्टाइज, ये सब आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। उसके बाद है 19(1)B फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन हैज़ a right to assemble peacefully without arms. They can conduct meetings, demonstration and take out processions. This right does not include right to strike. समझ में आ रहा है? मतलब आप इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ये बात करता है 19(1)B। ठीक है, इसके बाद है 19(1)C ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 19(1)D सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कोई पूरे देश का जो नागरिक है वो पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है, ये उसके पास अधिकार है। उसके बाद है आर्टिकल 19(1)E फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, मतलब आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, आपके पास अधिकार है। उसके बाद है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 19(1)G सिटीजन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, आर्टिकल 19(1)G बात करता है कि आपको अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। अब इसके बारे में अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जब 1A के बारे में बात करें, 1A, ठीक है, अब इन पर ये जो राइट्स हैं आपके आर्टिकल 19 के अंदर 1A 1B 1C 1D 1E, इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 19(1)A, ये कहता है कोई भी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका अगर कोई भी आपकी जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब अगर आपका कोई ऐसा, मतलब आपको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन आपका कोई भी ऐसा एक्ट जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करता हो, इसकी सिक्योरिटी को हर्ट करता हो, या उसको कि डिसेंसी, मॉरलिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता हो, ठीक है, उसको, या कोई इंसाइटमेंट भड़काता हो, कोई भी भड़काऊ भाषण देता है या कोई ऐसे हरकत कर, तो इस तरह की चीज़ों को आप आर्टिकल 19(1)A के अंदर क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)B फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, सेक्शन 144 ऑफ CRPC अलाउ मजिस्ट्रेट टू रेस्ट्रेन एन असेंबली और मीटिंग और प्रोसेशन अंडर सेक्शन 141 IPC असेंबली 5 और मोर पर्सन कैन बी मेड अनलॉफुल। मतलब अगर कहीं पर भी सॉवरेनिटी, मतलब कि देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि मतलब आपके ऊपर, उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी ना हो जिसका कोई कंट्रोल हो उस चीज़ पर। ठीक है, या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात हो, पब्लिक ऑर्डर हो, तो आप जहाँ, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब इकट्ठा होना, अगर 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको अंडर सेक्शन 141 IPC का
उसको अनलॉफुल कह सकता है, जो कि अगर ऐसी कोई असेंबली हुई है जिसकी वजह से सोवर्निटी और इंटीग्रिटी इंडिया की और पब्लिक ऑर्डर खराब होता हो, तो उसके अंदर ये 141 तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप कि कोई भी ऐसी असेंबली जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(c जो है वो कहता है ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लेकिन कोई भी ऐसी यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी को हर्ट करती हो, डिस्टर्ब करती हो, वहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(d) में है कि सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल एरिया। मतलब आर्टिकल मतलब शेड्यूल 5 और 6 में प्रोविज़न दिया हुआ है कि 6 में स्पेशली कि 4 स्टेट्स हैं उसमें, उनमें जाना प्रोहिबिटेड फॉर जनरल पब्लिक। तो उसी के लिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ट्राइबल एरिया में मतलब एक होता है इनर लाइन परमिट, जिससे कि आपको वहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है उस तरह की, मतलब अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर जाना मना है शेड्यूल 5, 6 और इनर लाइन परमिट कुछ एरिया में, तो वहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अंडर आर्टिकल 19(1)(d) मेरा राइट है कि मैं पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकता हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, क्योंकि ट्राइबल्स के भी अपने राइट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(e) फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन ये हो सकता है कि कोई भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, वही ऊपर वाला है कि आप ऊपर मूव करने वाला था कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आप इनर लाइन परमिट है, तो वो इनर लाइन परमिट वाली जगह पर जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(e) में ये है कि अगर आपको वहाँ पर घर बसाना है या कोई घर रहना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको ये परमिशन नहीं है कि आप जाके सीधा वहाँ पर घर बना ले, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही बात करता है, यही रिस्ट्रिक्शन है। शायद आप घर ना भी बना पाए, तो यही क्योंकि उनके भी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं अंडर शेड्यूल 5 और 6। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) रिमूव्ड हो गया। आर्टिकल 19(1)(g) प्रैक्टिस। लेकिन अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लाइसेंसेस आर नेसेसरी, स्टेट कैन मोनोपलाइज अ बिजनेस। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइसेंस को स्टेट मोनोपलाइज कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे भी अधिकार है काम करने का। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं कि आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? नॉन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड बाय अप्लाइंग लॉज बैकवर्ड। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है नो पर्सन शैल बी विटनेस ऑफ हिज ओन केस। अब इसमें क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अप्लाइज, इसमें क्या है, कुछ वो है कि जो ये एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज है, ये अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज, नॉट टू सिविल एंड टैक्स लॉज, डू नॉट अप्लाई टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पीछे जाने वाली मतलब बैकवर्ड में जाके कॉन्विक्ट सज़ा देने की बात है, कन्विक्टेड बाय अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड। ठीक है, तो
वो क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है, ठीक है, नॉट इन सिविल एंड टैक्स लॉज। ये कह रहा है नो डबल जीओ पार्टी का में उसके स्पेशल फीचर ये है कि अवेलेबल ओनली फॉर प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल, नॉट बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल बी विटनेस ऑफ हिज ओन केस, ब्लड सैंपल, स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशन, एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट आर नॉट कवर्ड, ठीक है। मतलब ये उसके विटनेस के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब अगर ब्लड सैंपल है, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, तो ये एक एक उसका एज एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। कोई भी इंसान जो कि इस देश का सिटीजन है और फॉरेन नेशनल भी है, तो उसको उसकी ज़िंदगी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि लॉ ऐसा कहता हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात राइट टू एजुकेशन। स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन एज ऑफ 6 to 14 years इन सच ए मैनर एज ए स्टेट में डिटरमाइन। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आया था, ठीक है। ये जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, इसको अमेंड करा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और कब 2002 में, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट आया जिससे कि इसको एनफोर्स किया, ठीक है। मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न डाले गए, फिर उसको एनफोर्स करने के लिए लॉ एक्ट बनाया गया जो कि राइट टू एजुकेशन, जो कि बना 2009 में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन में ये है कि अब इसमें 86 अमेंडमेंट ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 45 कह रहता है कि प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 51A के कहता है कि हु इज़ ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6। मतलब देखिए ये आर्टिकल 14 जो ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये जो 51A है ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed, ठीक है। No person who is arrested shall be denied the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice। ये जो है आर्टिकल 22(1) ये कहता है कोई भी पर्सन जो कि अरेस्टेड किया गया है तो उसको बिना बताए डिटेन करना इज़ नॉट अलाउड इन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न। और जो कि पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट कर सके, ठीक है, कंसल्ट कर सके, कांटेक्ट कर सके। अब इसके बाद आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 prisoner shall be produced in court within a period of 24 hours after arrest excluding the time for journey to court। ये कह रहा है कि जैसे जो पर्सन जो आर्टिकल 22(1)A में जिसकी बात कर रहे थे, अगर वो पर्सन अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि इसका जो डिटेंशन है वो बढ़ाना है या उसको फ्री करना है, ठीक है। और
prisoners shall not be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। जो मैं पहले कह रहा हूँ कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के सामने ही, कोर्ट मीन्स कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। तो वो डिसाइड करेगा कि जो डिटेंशन है वो वैलिड है या इनवैलिड है। इनवैलिड होगा तो उसे एट ए टाइम छोड़ दिया जाएगा, और वैलिड होगा तो उसका डिटेंशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 22(1) और 22(2) ये जो हैं ये अप्लाई नहीं होते एनिमी एलियंस पर। और जो पर्सन अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस। Preventive detention, no law can authorize preventive detention for period longer than 3 months. In order to extend the period of preventive detention longer than 3 months, an advisory body consisting of high court judges shall be constituted. Or in order to extend the period of preventive detention longer than 3 months, detained persons shall be given an opportunity to defend in court। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जिसको पीरियड, जिसका भी पीरियड एक्सटेंड करना है 3 मंथ से ज़्यादा, उसमें एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी जो कि जो एडवाइस करेगी कि 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाना या नहीं। और जो डिटेनी है, डिटेन्ड पर्सन है, उसको मौका दिया जाना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में। ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल 22। ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। उसके बाद है आर्टिकल 24 जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। ठीक है। 23 कह रहा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगरी एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मतलब इंसानों से भीख मंगवाना या कोई ऐसा ही कोई काम करवाना ज़बरदस्ती का प्रोहिबिट है। ठीक है, मना है। आर्टिकल 23 बात कर रहा है। पर एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट जो है वो आप पर कंपलसरी सर्विस का इम्पोज कर सकता है। स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है। आर्टिकल 24 बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता फैक्ट्री, माइंस और एनी अदर प्लेस विच इज़ हजार्डस। हजार्डस इज समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फाइन, जो कि स्वास्थ्य के लिए सही ना हो, हजार्डस। ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है। ये यहाँ पर फ्रीडम, आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। अब इसमें 2 क्लॉज हैं। जो क्लॉज 1 है वो बात करता है ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। उसके बाद है सब क्लॉज 2, दिस आर्टिकल डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग laws to regulate or restrict any economic, financial, political or secular activities associated with religious practices
Or this article does not prevent the state from making laws to provide for social welfare and reform, or the throwing open of Hindu religious institution of public character to all classes and section of Hindus. समझ में आया? मतलब हर इंसान बराबर का अधिकार रखता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइटफुली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट. ठीक है. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. टू establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. Manage religious affair to manage its own affair in matters of religion. Manage religious affairs to own and acquire movable and immovable property. Manage religious affairs to administer such property in accordance with law. ठीक है. ये हो गया आर्टिकल 26. अब आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट और टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है. मतलब आर्टिकल 27 कह रहा है कि आप रिलीजन के प्रमोशन के लिए ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकते. ठीक है. आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसके सब क्लॉज 1, 2, 3 3 क्लॉज हैं. फर्स्ट क्लॉज कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड. ठीक है. सब क्लॉज 2 कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट नॉट स्टेट बट established under any endowment or trust shall be impart religious instruction. Educational institute recognized by state or receiving aid out of state funds shall not demand any person to take part in any religious instructions, not demand any person to attend any religious worship without his will. If such person is a minor, his guardians has to given his consent to attend any religious worship. ये आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है ये सब. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. आर्टिकल 29 और 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है. आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर shall have right to protect the same. It is a group right. It is available for both religious and linguistic minorities. No citizen can deny admission into any educational institution maintained by state or receiving aid from the state only on ground of religion, race, caste or language. आर्टिकल 13 बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सब क्लॉज 1 है आर्टिकल 13 के. वो कहता है माइनॉरिटीज हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बात करता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, जो कि है आर्टिकल 32. ठीक है. आर्टिकल 32 में सब क्लॉज 1 कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट इज गारंटीड. ठीक है. आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 कहता है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स. ठीक है.
आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, Parliament may by law empower any other court to exercise all or any of the power exercisable by Supreme Court under सब क्लॉज 2। ठीक है, मतलब आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है बाय लॉ एम्पावर है, मतलब उसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट को दी हुई पावर असाइन कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 4 कहता है राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 32 के अंदर कुछ रिट्स भी आती हैं। वो रिट्स कौन सी हैं? पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, उसके बाद है प्रोहिबिशन, ठीक है, उसके बाद है सर्सियोरी, उसके बाद है क्वो वारंटो। जो हैबियस कॉर्पस है ये बात करता है, एक मिनट, हैबियस कॉर्पस बात करता है शो मी द बॉडी ऑफ टू फाइंड द मिसिंग पर्सन, मिसिंग पीपल पर्सन। ठीक है, मैंडेमस बात करता है वी कमांड टू गेट द जॉब डन बाय एन अथॉरिटी। प्रोहिबिशन बात करता है टू फॉरबिड टू स्टॉप द लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग फर्दर इन ए केस आउट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शंस। सर्स्योररी कहता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म ट्रांसफर ए केस ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन। क्वो वारंटो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी टू प्रिवेंट अनक्वालिफाइड पीपल टेकिंग पब्लिक ऑफिस। कहने का मतलब है हैबियस कॉर्पस जो है कि कोई जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बात की थी, तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये हैबियस कॉर्पस होती है कि शो मी ब्रिंग द पर्सन इन द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड दैट देयर, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन या कोई भी तरह की डिटेंशन है, वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस के थ्रू ये होता है। ठीक है, उसके बाद मैंडेमस, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको वो कोई काम है उनका, तो उसको काम को करवाने के लिए ये रिट्स कोर्ट में दाखिल की जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन है, कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये दोनों प्रोहिबिशन सर्चरी लोअर कोर्ट से को रोकने के लिए और उनकी जो जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ है उसको रोकने के लिए, और कोई जब कोर्ट के पास पावर नहीं है उस केस को अपने पास लेने के लिए ये जो रिट्स है ये कोर्ट में फाइल की जाती हैं। ठीक है, क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी टू प्रिवेंट अनक्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम टेकिंग पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और प्रोविजंस भी हैं जिसको हमें याद रखना है, जैसे कि लोकस स्टैंडाई मतलब होता है कि जो ये रिट्स है ये इंसान खुद को ही लागू करनी, मतलब फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, या फिर कोई और उनके बिहाफ भी ये चीज़ कर सकता है, मतलब उनकी जगह पे भी कोई और ये कर सकता है या नहीं। तो लोकस स्टैंडाई मतलब ये होता है। हैबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होती, मतलब लोकस स्टैंडाई अप्लाई नहीं होती इसमें, मतलब कि कोई और भी आपकी जगह हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, ये इसका मतलब है डू नॉट अप्लाई। लेकिन मैंडेमस में अप्लाई होता है, प्रोहिबिशन में अप्लाई होता है, मतलब कि आपको खुद को ही फाइल करना पड़ेगा, सर्च्योरारी में भी ये करना पड़ेगा। क्वो वारंटो में अप्लाई नहीं होता है, आपकी जगह कोई और भी कर सकता है। अब जो ये रिट्स हैं ये किसके अगेंस्ट, मतलब किसके खिलाफ आप फाइल कर सकते हैं? प्राइवेट हैबियस कॉर्पस जो है वो प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ हो सकती है। ठीक है,
मैंडेमस जो है वो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल के हो सकती है। प्रोहिबिशन जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है। ससुरारी जो है वो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ हो सकता है। क्वो वारंटो जो है वो एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, ये रिट क्वो वारंटो। ठीक है, अब आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 कहता है पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट, एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन दिस। ठीक है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर ऑल्सो इंक्लूड other service provided to the armed forces, example cooks and carpenters। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 33। उसके बाद आता है आर्टिकल 34, इट प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स while martial law in force in any area within the territory of India. It empowers Parliament to indemnify any government servant or any other person where martial law in force। आर्टिकल 35 बात करता है कि पार्लियामेंट ओनली हैज़ पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू। आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसके रिलेशन में, रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, टू एम्पावर कोर्ट्स एंड अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स ऑर्डर्स डायरेक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 सब क्लॉज 3 to make laws to take away fundamental rights for armed forces, paramilitary and police. Article 35 subclause 4 to indemnify the act of government servant during martial law. Article 35 subclause 5, Parliament can also make laws for punishment of offences declared under fundamental rights, example untouchability, trafficking, etc। ठीक है, तो ये सारे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। अब एक बात है कि जैसे हमने आर्टिकल 32 पढ़ा, आर्टिकल 32 में हमने रिट्स पढ़े। वो रिट्स हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उनकी रिट्स फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226। ठीक है, तो ये सब हो गए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब मैं इनकी अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे राइट टू इक्वलिटी की, और डिटेल्स में इनसे रिलेटेड केसेस के बारे में इनको और अच्छे से डिटेल बताऊंगा इनको। ये एक अभी फ़िलहाल एक ओवरव्यू ही था, ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया, शायद और बताऊंगा और अच्छे से और वीडियोज़ में। ठीक है, देखते रहें और वीडियो, और हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो और हाँ, एक बात और कि आप अपनी वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बहुत आसानी रहेगी। जहाँ जहाँ मैंने, जैसे अभी ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये फंडामेंटल राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको बाद में भी याद करने में आसानी रहेगी। उसी तरह यहाँ पर जैसे फ्रीडम, ये राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी जैसे ये, इसको ऐसे देखिए, मैंने आपके लिए छोटा कर दिया, इसको ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ना कभी दोबारा पढ़ने में भी बिल्कुल आसानी होगी। कभी भी आप 2 मिनट में देखेंगे और आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। ये देखिए, आप पूरा इसको ऐसे, मैं एक वीडियो में इसको एक बार घुमा देता हूँ। ये राइट टू इक्वलिटी का है सारा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें।
इसको पॉज कर करके जहाँ पे भी, क्योंकि आपको पढ़ने में ना आसानी होगी इसलिए कह रहा हूँ। और ये राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। इसके बाद आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये इधर इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप। यहाँ पे ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। काम आपका आसान हो जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का ले लें। ये मतलब आपको देखो कितना आसान हो जाएगा। ये हैबियस कॉर्पस की बात हो रही है, मैंडेमस, तो इसको ऐसे ही आप पढ़ लें। फिर जो अदर आर्टिकल्स हैं उसको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ठीक है, आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते रहें और भी वीडियोस, क्योंकि अब मैं इनको और भी अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा। इसके बाद सारे उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। राइट टू इक्वलिटी की एक स्पेशल वीडियो, राइट टू फ्रीडम की एक स्पेशल वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज़।